गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाफोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, जिसकी स्थापना गुहिल नामक व्यक्ति ने, या गुहादित्य जिसे कहा गया, गुहादित्य ने की थी। और गुहादित्य के पश्चात सबसे प्रमुख शासक, जिसे मेवाड़ शासन का संस्थापक भी कहा जाता है, वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मेवाड़ पर रावल शाखा की स्थापना की थी। और रावल शाखा में कई प्रमुख शासक रहे, जिनमें बप्पा रावल के बाद जो प्रमुख हुए वो थे जयतर सिंह, और उसके पश्चात जो सबसे प्रमुख हुए वो थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो 1301 से 1303 तक मेवाड़ के शासक रहे, और इन्हीं के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। और 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी ने जोहर किया, जिसे मेवाड़ का या चित्तौड़ का प्रथम शाका कहते हैं। और राणा रतन सिंह के साथ ही मेवाड़ से या चित्तौड़ से रावल शाखा का अंत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसको अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत सिसोदिया वंश के प्रथम शासक राणा हम्मीर, जिन्होंने 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया, इन्होंने चित्तौड़ में या मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। मैं इससे पहले के वीडियो में भी बतला चुका हूँ कि राणा हम्मीर उदयपुर के पास सिसोद गांव के ठाकुर हुआ करते थे। वो अरी सिंह के पुत्र थे, और इस सिसोदिया वंश की जो स्थापना हुई थी वो सिसोद गांव के कारण से सिसोद वंश के ठाकुर राणा हम्मीर सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। हम्मीर लक्ष्मण सिंह के पोते और आरी सिंह के पुत्र थे, और हम्मीर ने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के केलवाड़ा नामक स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया। मैं आपको बतला दूं कि जब अपन हल्दी घाटी से कुंभलगढ़ की ओर जाते हैं, तब एक कस्बा आता है केलवाड़ा, और यहीं पर केलवाड़ा के पास ही राणा हम्मीर का मुख्य केंद्र था, और इसके पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ है सिसोद। और इस सिसोद के ही ठाकुर होने के कारण से राणा हम्मीर सिसोदिया कहलाए, और इनका जो वंश था वो सिसोदिया वंश कहलाया। हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता था। ये जो उपाधि है ये राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे प्रदान की थी। यानी कि हम यूँ कहें कि विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि थी, जो संज्ञा थी, हम्मीर को किसने प्रदान की, तो इसका जवाब होगा राणा कुंभा ने। और किस में प्रदान की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया। और हम्मीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को 1326 ईस्वी में उखाड़ फेंका, और 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर सिसोदिया शासन की स्थापना की, सिसोदिया वंश की स्थापना की। इसके पश्चात राणा हम्मीर ने चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां पर स्थापित है। हम्मीर के ही शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों के बीच में, हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा गया। सिंगोली का युद्ध इसलिए कहा गया कि दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वो सिंगोली नामक गांव के पास में हुआ था, इसलिए इसको सिंगोली का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में हम्मीर विजयी रहा, यानी कि राणा हम्मीर ने आखिरकार मुहम्मद बिन तुगलक को भी सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। और 1364 ईस्वी में हम्मीर की मृत्यु हो जाती है। और उसके उपरांत, हम्मीर के उपरांत, अगर चित्तौड़ पर
या यूं कहें मेवाड़ पर कोई प्रमुख शासक रहा तो वो थे राणा लाखा। राणा लाखा का जो कार्यकाल था, शासनकाल था, वो 1382 से 1421 ईस्वी के बीच में था। राणा लाखा 1382 ईस्वी में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन जब राणा लाखा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे तब पूरा का पूरा मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से ग्रसित था। यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उससे करों की प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस समस्या का समाधान हुआ जावर से। लाखा के शासनकाल में जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकल आई। आज भी हम भारत के सामान्य ज्ञान में भी पढ़ते हैं कि चांदी की खान राजस्थान में यदि कहीं है तो वो जावर नामक स्थान पर ही है। और ये चांदी की खान लाखा के कार्यकाल में निकल कर आई थी और इसी के कारण से लाखा की आर्थिक समस्याओं का हल हो गया, क्योंकि चांदी से उसको बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होने लगी और जो आर्थिक समस्याएं थी उनका निराकरण हो गया। लाखा के ही शासनकाल में उदयपुर के बीचों बीच पिछू नामक बंजारे ने एक झील का निर्माण किया, जिसे आज हम पिछोला झील के नाम से जानते हैं। पिछू नामक बंजारे के कारण से इसका नाम पिछोला पड़ा था। ये उदयपुर के बीचों बीच में आज भी स्थापित है और उदयपुर को पानी की आपूर्ति आज भी इस पिछोला झील के माध्यम से ही होती है। लाखा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, राणा लाखा वृद्ध थे और इसी समय वृद्धावस्था में ही इन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। वास्तव में हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए आया था और जब दरबार में उनके लिए ये प्रस्ताव आया राव चूड़ा के लिए, कुंवर चूड़ा के लिए, तब राणा लाखा ने मजाक में ये बात कही कि हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए अब कौन से शादी के प्रस्ताव आएंगे। और इसी बात के लिए जो राजकुमारी हंसाबाई थी, इसका जो भाई था रणमल, उसने प्रस्ताव रख दिया कि यदि राणा लाखा हंसाबाई से विवाह करने को तैयार है तो वो हंसाबाई का विवाह कर सकता है। लेकिन उसने एक शर्त भी रख दी। वो शर्त यह थी कि विवाह इस शर्त पर होगा कि लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी ना होकर लाखा व हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज हुए। राणा लाखा का सबसे बड़ा पुत्र था कुंवर चूड़ा। जोधपुर का शासक था चूड़ा। जोधपुर का शासक राव चूड़ा और लाखा का ज्येष्ठ पुत्र भी कुंवर चूड़ा। जो जोधपुर का शासक था राव चूड़ा, उसकी पुत्री थी हंसाबाई और हंसाबाई का प्रस्ताव जो आया था वो लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए आया। लेकिन आखिरकार रणमल ने चतुराई से लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर करवा दिया कि इन दोनों से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, ना कि कुंवर चूड़ा। हालांकि कुंवर चूड़ा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था, उत्तराधिकारी के रूप में उसी को अंततः मेवाड़ की बागडोर संभालनी थी, मेवाड़ का शासक बनना था। लेकिन रणमल ने हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर करवाया कि इन दोनों से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, ना कि राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा। पुनः क्लियर कर देता हूं कि मारवाड़ का शासक चूड़ा और इधर लाखा मेवाड़ का शासक, मेवाड़ के शासक लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा। लेकिन मारवाड़ के शासक चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह चूड़ा के साथ ना होकर लाखा के साथ हुआ था और इस शर्त पर कि हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, ना कि लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा। राजकुमारी हंसाबाई के पिता का नाम राव चूड़ा व भाई का नाम राव रणमल था। लाखा के वृद्ध होने के कारण रणमल का मेवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि राणा लाखा काफ़ी वृद्ध थे और जब हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ संपन्न कर दिया गया तब हंसाबाई का भाई
राव रणमल जो मारवाड़ का राजकुमार था, वो मारवाड़ की बजाय मेवाड़ में ही रहने लग गया और मेवाड़ की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों में इस रणमल का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा ने मेवाड़ त्याग कर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोक्कल को प्रदान कर दिया। इसी कारण चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र था कुंवर चूड़ा, चूंकि हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ इसी शर्त पर हुआ था कि कुंवर चूड़ा मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। इस पर कुंवर चूड़ा ने जब ये विवाह का प्रस्ताव आया था तो तभी उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि रणमल हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करने को तैयार है तो वो अपना उत्तराधिकार, यानी कि कुंवर चूड़ा ने यह कहा कि वो अपना उत्तराधिकार भी मेवाड़ के लिए त्यागने को तैयार है और इनसे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। जब उसने ये शपथ ली थी, इसी के कारण से कुंवर चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के दरबार में दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ धनेश्वर भट्ट और जोंगिंग भट्ट भी रहा करते थे, जो उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राणा लाखा की मृत्यु के उपरांत लाखा का उत्तराधिकारी, हालांकि कुंवर चूड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो वचन दे चुका था कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। इस कारण से जब सन 1421 में लाखा की मृत्यु हुई, तब लाखा का पुत्र, लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोक्कल 1421 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक मोक्कल ने शासन किया। लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासन हंसाबाई व रणमल के हाथ में आ गया। क्योंकि मोक्कल जो था वो अभी अल्पवयस्क था, इसलिए मेवाड़ का जो पूरा का पूरा शासन जो है वो एक प्रकार से मारवाड़ के हाथ में चला गया। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई और उसका भाई रणमल, चूंकि रणमल पहले से ही मेवाड़ की गतिविधियों में हस्तक्षेप करता था और यहाँ पर मोक्कल के शासन संभालने के पश्चात पूरा का पूरा जो भार था वो हंसाबाई और रणमल के हाथ में आ गया और इस कारण से कुंवर चूड़ा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान होने लग गया और अपमान के कारण से कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू चले जाते हैं। मांडू यानी कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर चले जाते हैं और वो मेवाड़ को छोड़ देते हैं। मोक्कल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा युद्ध में नागौर शासक फिरोज खां को पराजित किया था। ध्यान दीजिएगा, मोक्कल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खान को पराजित किया था। मोक्कल ने मेवाड़ में एक नई पद्धति को शुरू किया जिसे तुलादान पद्धति कहा गया। इसमें मंदिरों के लिए सोना चांदी दान में दिया जाता था। तुलादान का मतलब यह था कि जो भी व्यक्ति तुलादान करता था, यानी कि मंदिरों में सोना और चांदी देता था, वो तुला में यानी कि तराजू में अपने वजन के बराबर सोने और चांदी को तोलता था और वजन के बराबर मंदिरों में वो सोना चांदी दान में देता था। इसकी शुरुआत मेवाड़ में करने का जो श्रेय है वो मोक्कल को दिया जाता है। मोक्कल ने एकलिंग जी मंदिर के परकोटे, चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समधीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इनका पुनर्निर्माण करवाया था। मैं आपको बता दूं कि बप्पा रावल जो एकलिंग जी को अपना आराध्य देव मानते थे, हारित ऋषि के शिष्य थे, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नामक स्थान पर बनवाया था और इसी एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण मोक्कल ने करवाया था। और इसके अलावा मोक्कल ने चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसको समधीश्वर मंदिर कहा जाता है। मोक्कल के दरबार में दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट रहते थे। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट मोक्कल के दरबार की संगीतज्ञ थे, ये शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा मोक्कल के दरबार में प्रसिद्ध वास्तुकार फना, मना व विसल भी रहा करते थे। ये तीन वास्तुकार थे जो मोक्कल के दरबार में रहा करते थे। और मोक्कल की हत्या खेता सिंह, इसको क्षेत्र सिंह भी कहा जाता था, ये पासवान का पुत्र था। पासवान के पुत्र चाचा व मेरा द्वारा 1433 ईस्वी में की गई। यानी कि मोक्कल की हत्या खेता सिंह के पुत्र चाचा व मेरा द्वारा
1433 ईस्वी में की गई थी और 1433 ईस्वी में ही मोकल का अंत हो जाता है। और इसके पश्चात आते हैं मेवाड़ के सबसे वीर और प्रतापी शासक राणा कुंभा। इनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी है। मेवाड़ के समस्त शासनकाल में राणा कुंभा का युग स्थापत्य कला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्थापत्य कला की यदि चर्चा आती है, राजस्थान में आती है, तो राणा कुंभा का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसी के कारण से राणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजपूताने के समस्त राजपूत शासकों में राणा कुंभा ने सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त की थी। इनकी विशेष योग्यताओं के कारण ही राजपूताने में राजपूत शासकों में राणा कुंभा को सबसे ज्यादा उपाधियां प्राप्त थी। कौन कौन सी? हाल गुरु कहा जाता था उनको, पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण से। शैल गुरु को कहा जाता था अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञाता होने के कारण से। इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था विधानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण से। इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियां उनको प्राप्त थी, जैसे छाप गुरु, दान गुरु, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान और राणा रासो आदि। देखिए इनके उपाधियां एक बार पुनः अपन करते हैं। हाल गुरु पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण से, शैल गुरु अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान होने के कारण से, अभिनव भट्टाचार्य विधानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण से, और इसके अलावा छाप गुरु, दान गुरु, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान और राणा रासो आदि उपाधियां भी राणा कुंभा को प्राप्त थी। मोक्कल के गुजरात अभियान के समय चाचा व मेरा ने मोक्कल की हत्या की थी। इस समय कुंभा भी मोक्कल के साथ था और ये चाचा और मेरा दोनों कुंभा को मारना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के वफादार सैनिकों ने कुंभा को सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंचा दिया था। चाचा व मेरा जो खेता सिंह या क्षेत्र सिंह के पुत्र थे, इन्होंने धोखे से यहाँ पर मोक्कल की हत्या कर दी गुजरात अभियान के दौरान। मोक्कल की हत्या होने के उपरांत मोक्कल का जो पुत्र था राणा कुंभा को भी ये लोग मारना चाहते थे, लेकिन वफादार सैनिकों ने आखिरकार राणा कुंभा को बचा लिया और कुंभा को चित्तौड़ पहुंचा दिया। कुंभा के लिए चित्तौड़ की सुरक्षा सर्वोपरि थी। इसके लिए कुंभा ने रणमल राठौड़ व राघव देव जो चूड़ा का भाई था को चाचा व मेरा के दमन के लिए भेजा। यानी कि दोनों ही व्यक्ति, रणमल राठौड़ जो इसका क्या बोलते हैं मारवाड़ का जो हंसाबाई का भाई था वो, और राघव देव जो चूड़ा का भाई था, इन दोनों को चाचा व मेरा के दमन के लिए भेजा और इन दोनों ने आखिर चाचा व मेरा का अंत किया। इसके साथ ही चाचा व मेरा का जो षड्यंत्र था वो भी समाप्त हो गया। राणा कुंभा की रणमल राठौड़ की नीतियों का पता चला, राणा कुंभा को रणमल राठौड़ की नीतियों का पता चला, तब कुंभा ने मांडू से कुंवर चूड़ा को बुला लिया। कुंवर चूड़ा जो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, इन्होंने आखिरकार अपने अपमान से व्यथित होकर मेवाड़ त्याग दिया था, मांडू चले गए थे और उसको आखिरकार मोक्कल के पुत्र राणा कुंभा ने वापिस मांडू से बुलाया, क्योंकि वो ये जानते थे कि रणमल राठौड़ को ठिकाने अगर कोई लगा सकता है तो वो कुंवर चूड़ा ही लगा सकता है। रणमल ने राघव देव जो चूड़ा का भाई था का वध कर मारवाड़ में जाकर छुप गया। कुंवर चूड़ा के भाई राघव देव का वध रणमल ने किया और भागकर मारवाड़ चला गया। चूड़ा ने मेवाड़ के कुछ वफादार सरदारों की सहायता से मारवाड़ में जाकर रणमल का वध किया था। मारवाड़ में स्वयं चूड़ा पहुंचे थे, अपने कुछ वफादार सैनिकों को साथ लेकर गए थे और वहां पर जाकर रात्रि में जब रणमल सोया हुआ था तब बिस्तर से बांधकर आखिरकार रणमल की हत्या चूड़ा ने अपने वफादार सैनिकों के साथ मिलकर की थी। और रणमल की हत्या में उसकी प्रेयसी बारमली का महत्वपूर्ण योगदान था। बारमली रणमल की प्रेमिका थी और रणमल की प्रेमिका को यानी कि बारमली को चूड़ा ने अपनी तरफ मिलाया और उसको प्रलोभन देकर आखिर रणमल की हत्या की गई थी। कुंभा की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय मालवा की मानी जाती है। यानी कि अगर कुंभा की विजयों का अपन उल्लेख करें तो सबसे महत्वपूर्ण विजय जो कुंभा की थी वो मालवा की थी। 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच सारंगपुर का
युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच में हुआ था। खिलजी को राणा कुंभा ने बंदी बना लिया और 6 माह तक बंदी रहा, लेकिन 6 माह बाद आखिरकार राणा कुंभा ने उसको रिहा कर दिया था। यानी एक प्रकार से राणा कुंभा ने महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसको 6 माह तक अपनी कैद में रखा था। और इस विजय की स्मृति में चित्तौड़ किले के भीतर विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इस मालवा विजय की स्मृति में ही चित्तौड़ किले के भीतर विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा सन 1440 से 1448 के बीच में करवाया गया। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और ये 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता व उसके 2 पुत्र नाथा व पुंजा थे। विजय स्तंभ के वास्तुकार जो थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था वो थे जेता और उसके 2 पुत्र नाथा व पुंजा। विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अगी थे। कवि अगी को कई जगह कवि अत्रि के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है। दोनों ही बातें एक ही है, कई जगह अगी मिलता है, कई जगह अत्रि मिलता है, जिन्होंने विजय स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि किनके बीच में हुई थी? मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच में सन 1456 ईस्वी में। इस चंपानेर की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का पतन करना। यानी कि संधि के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वो दोनों मिलकर, यानी कि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन दोनों मिलकर मेवाड़ के शासक कुंभा के ऊपर हमला करेंगे और कुंभा को परास्त करेंगे। दोनों राज्यों की सेनाओं ने बदनौर नामक स्थान पर राणा कुंभा से संघर्ष किया। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सांगा छप गया। राणा कुंभा के साथ संघर्ष किया था। दोनों व्यक्तियों ने, यानी कि महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने आखिर बदनौर के पास में राणा कुंभा के ऊपर आक्रमण किया। कुंभा ने मालवा को बुरी तरह पराजित किया और इसके उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि कुंभा ने मालवा को पराजित किया, महमूद खिलजी को पुनः पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर नामक स्थान पर, बदनौर भीलवाड़ा में है, बदनौर नामक स्थान पर कुशाल माता का निर्माण, मंदिर का निर्माण किया था। विजय स्तंभ 1437 में मालवा की विजय की स्मृति में, याद रखिएगा 1437 में भी मालवा को जीता गया था, 1456 में भी मालवा को जीता गया था। दोनों ही बार महमूद खिलजी शासक थे। 1437 ईस्वी में मालवा की विजय की स्मृति में चित्तौड़ किले के भीतर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। इसका निर्माण 1440-1448 के बीच में हुआ था। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और ये 9 मंजिला इमारत है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसी कारण इस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की साल, हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और इस विजय स्तंभ में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, अनेक, और इस कारण से बहुत ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने के कारण से इस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की साल व हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश भी कहा जाता है। वर्तमान में राज्य पुलिस के जो राजकीय चिन्ह है उसमें विजय स्तंभ का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, राज्य पुलिस के राजकीय चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ का प्रयोग होता है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार के समकक्ष रखा है। ध्यान दीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की जो तुलना है कुतुब मीनार के समकक्ष की है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को ट्राजन टावर की संज्ञा दी है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को ट्राजन टावर बतलाया। इस इमारत में 157 सीढ़ियां हैं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस इमारत में 157 सीढ़ियां और 9 बार अल्लाह शब्द इसकी तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है अरबी भाषा में।
कुंभा के शासनकाल में कवि अत्रि और अगी ने विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखना प्रारंभ किया। कुंभा के ही शासनकाल में ही विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई कवि अत्रि के द्वारा। इसने प्रारंभ किया था लेकिन ये समापन नहीं कर पाया। कवि महेश ने इसे पूर्ण किया था और इस जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में ही कुंभा की विभिन्न उपाधियों का उल्लेख किया गया। अभी जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिन उपाधियों की चर्चा की थी, हाल गुरु, शैल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य आदि आदि, वो सारी जो उपाधियाँ हैं वो इस विजय स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेखित है। जैन कीर्ति स्तंभ 11वीं सदी में निर्मित ख्वासन स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ के ठीक सामने जैनियों का एक और स्तंभ है जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। ये 11वीं सदी में बनाया गया था और इसको कीर्ति स्तंभ के अलावा ख्वासन स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है बगेर वंशीय शाह जीजा के द्वारा करवाया गया था। निर्माण बगेर वंशीय शाह जीजा के द्वारा। जैन धर्म के धर्मावलंबियों तथा तीर्थंकरों के नाम इस कीर्ति स्तंभ पर उल्लेखित है। इस कीर्ति स्तंभ में जो प्रमुख मूर्ति है वो आदिनाथ की मूर्ति है। जब अपन जो कीर्ति स्तंभ देखेंगे उसके नीचे सबसे निचली मंजिल पर जो मंदिर बना हुआ है जैनियों का, उसमें प्रमुख रूप से आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। ये कीर्ति स्तंभ 75 फुट ऊंचा है। इसमें कुल 7 मंजिलें हैं और ये विजय स्तंभ के ठीक सामने स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिलें हैं, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ 75 फीट ऊंचा है और उसमें 7 मंजिलें। ये विजय स्तंभ के ठीक सामने स्थापित है। अगले वीडियो में अपन कुंभा के सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।